हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत और ऑनलाइन क्लारा क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर से हम लोग इस लेक्चर पे रूबरू हूँ आपके साथ हिंदी विषय को लेकर के। और आज मौसम भी बड़ा खुशनुमा है, बारिश की फुहारें गिर रही हैं। बहुत दिनों बाद एक तो लॉकडाउन सहते सहते घर में हम लोग ऊब गए थे, लेकिन आज कुछ ऐसा लग रहा है। लेकिन खूबसूरत मौसम है, इस मौसम का आनंद उठाइए, घर पे बढ़िया रहिए और आराम से घर पे बैठे बैठे पूरी तैयारी करिए मेरे साथ। तो हम लोग चर्चा करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सुर के विभिन्न प्रकार पढ़े थे और कुछ व्यंजनों के भी प्रकार पढ़े थे। आज उसी वर्णमाला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे आगे व्यंजन का एक और प्रकार है। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था व्यंजन के प्रकार में व्यंजन का सामान्य वर्गीकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो इसमें देखिए पहला है, सबसे पहला है इसको इस प्रकार से लिखते बांटते जाएंगे। पहला है स्पर्श व्यंजन। कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन, अभी सामान्य जो वर्गीकरण था उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि स्पर्श व्यंजन थे। इसमें भी एक नाम आया स्पर्श व्यंजन, लेकिन वहां पर हम लोगों ने देखा था स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी थी? 25 थी। लेकिन अगर प्रयत्न के आधार पर पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 20 होती है। कितनी होती है? 20 है। तो आखिर 5 कौन से कम हुए? तो चा वर्ग नहीं होता है। का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब वर्ग होते हैं, लेकिन चा वर्ग नहीं होता है। इसलिए यहां पर लिख लेते हैं हम लोग का, खा, गा, घा, गा, टा, ठा, डा, ढा, ढ़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। इसमें देखिए आपको चा वर्ग नहीं दिख रहा है। कभी सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन में जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। ये पूछ सकता है कौन सा वर्ग उसमें शामिल नहीं होता? तो चा वर्ग शामिल नहीं होता है। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 20 हो गए। का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग शामिल नहीं है। ये भी सवाल बन सकता है, तो आप इसको गौर करिएगा। अगला है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 4। कितनी है? 4। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वही जो चा वर्ग यहां से हटा हुआ है तो वही चा वर्ग आगे आ जाता है यहां पर, और इनका नाम है चा, छा, जा और झा। इया नहीं होता है इसमें। इया जो है, इया वर्ड नहीं होता है। आउट करके यहाँ पर स्पर्श संघर्षी में चा, छा, जा, झा। कई बार प्रश्न पूछा गया, बहुत बार पूछा जाता है कि चा, छा, जा, झा ये कैसे व्यंजन है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी कोई 4 में से कोई उपस्थित हो वो भी स्पर्श। चा भी है, छा भी है, जा भी हो, जा है, झा भी है, सब स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4 हो गई। उसके बाद में अगला प्रकार है संघर्षी व्यंजन। अगला प्रकार है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वो भी 4 है। और इसको आप देखेंगे सा, सा, सा और हा। तीनों सा और हा जो ऊष्म व्यंजन थे उन्हीं का एक नाम यहां पर हो गया। कौन सा? संघर्षी व्यंजन। क्या है? संघर्षी व्यंजन।
देखिए ये स्पर्श संघर्षी है, क्योंकि स्पर्श व्यंजनों के ही भाग हैं ये, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी बोला गया। और ये संघर्षी व्यंजन है सा और हा, तीनों सा और हा। उसके बाद में अगर देखा जाए अगला प्रकार है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब ये हुआ जिनका उच्चारण स्थान मुख के साथ साथ नासिका भी होता है, वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए इनमें से जो स्पर्श व्यंजन हमने पढ़े हैं उनमें के जितने भी पंचमाक्षर हैं, अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, जो पांचवें अक्षर हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो इनकी संख्या भी कितनी हो गई? 5। चूंकि सभी वर्गों के एक एक वर्ण हैं, एक हो गया अंगा, अंगा, इया, ड़ा, ना और मा। ये क्या हो गए? अनुनासिक वर्ण हो गए। कौन से वर्ण हो गए? अनुनासिक वर्ण हो गए। इनकी संख्या कितनी है? 5 है। यानी वर्गों के जो पांचवें अक्षर हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? अनुनासिक। संख्या कितनी है? तो 5 है। फिर अगला प्रकार है, इसी प्रकार से देखा जाए तो प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित, और इसी का नाम क्या है? प्रकंपित या लुंठित। तो प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा है? इनकी संख्या कितनी? तो इनकी संख्या कितनी है? 1। यानी जिसके बोलने में प्रकंपन हो। प्रकंपन का मतलब गुंजन, जैसे र, एक व्यंजन आता है जिसका नाम है रा, सिर्फ एक ही है इसकी संख्या। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो रा है। और इसके बाद में अगर देखा जाए तो पार्श्विक अगला प्रकार आता है। पार्श्विक व्यंजन अगला प्रकार है। पार्श्विक व्यंजन कितने हैं? तो इनकी भी संख्या कितनी है? 1 है। और कौन सा है? तो ला। कौन सा वर्ण है? ला। ला पार्श्विक है। और प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा है? रा है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो आते हैं हमारे, यहां पर लिख देते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर, देखिए अर्धस्वर किसे कहा जाता है? स्वर है, स्वर की तरह अगर कुछ उनका मिलता जुलता होगा, इसलिए उनको अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर देखा जाए तो अर्धस्वर होते हैं या और वाह। इनकी संख्या कितनी हो गई? 2। अच्छा, संस्कृत में देखा जाए और वासुदेव नंदन प्रसाद और बहुत सारी पुस्तकों में भी अर्धस्वरों की संख्या 4 मानी गई है। यानी या, वा, रा, ला, सभी जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं इनको अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है। लेकिन बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करने के पश्चात ये समझ आया, ये ज्ञात हुआ कि हिंदी वर्णमाला में 2 ही, यानी या और वा को ही अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अर्धस्वर के। तो इनकी संख्या भी कितनी हो गई? 2 हो गई। अर्धस्वर की संख्या कितनी हो गई? 2। फिर उसके बाद में अगला प्रकार है, एक और अगला प्रकार है, इसको यहां पर लिख लेते हैं। द्विगुण या संकर वर्ण या व्यंजन। द्विगुण या संकर व्यंजन के नाम से जाना जाता है, जिनमें 2 गुण उपलब्ध होते हैं। यानी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, इन्हीं का एक नाम उत्क्षिप्त भी है। उत्क्षिप्त भी है, ड़ा और ढ़ा। ड़ा और ढ़ा, इनकी संख्या कितनी है? तो 2 है। इनकी संख्या कितनी है? 2। ड़ा और ढ़ा। द्विगुण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 2 गुण हैं।
ये देखिए डा, ये हिंदी भाषा का हो गया, और ये जो नुक्ता लगा है ये फारसी भाषा का हो गया। तो हिंदी और फारसी दो गुण रखता है, इसलिए इनको द्विगुण कहा जाता है। उत्क्षिप्त का मतलब होता है किसी प्रकार से मिला हुआ, संकर का मतलब भी होता है दो बात, यानी दो चीजों का मिलान होता है। तो इस प्रकार से ये व्यंजन के प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण है। इसको भी आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग अगला चर्चा करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है घोष के आधार पर, ठीक है। अब ये प्रयत्न के आधार पर हो गया। अब अगला है घोष के आधार पर। घोष के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो घोष के आधार पर देखिए दो प्रकार के होते हैं व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है अघोष और दूसरा कहलाता है घोष, और घोष का ही नाम है सघोष। जैसे कि घोष क्या है? घोष का मतलब ही होता है, घोष का मतलब होता है नाद या गूंज। जिनके बोलने में, जिन स्वरों के बोलने या जिन व्यंजनों के बोलने में केवल श्वास की जरूरत होती है। अघोष में केवल श्वास की जरूरत होती है, और इसमें जो सघोष या घोष वर्ण है, तो इसमें केवल इनके बोलने में केवल नाद या गूंज की आवश्यकता होती है। केवल नाद या गूंज की आवश्यकता होती है, इसमें केवल श्वास की जरूरत होती है अघोष व्यंजनों में, और घोष या सघोष में। आ माने नहीं, घोष यानी जो घोष है इसका मतलब नाद या गूंज। अब जिसमें अघोष लिखा है तो आ माने नहीं, आ का मतलब होता है क्या? नहीं। तो इसमें नाद या गूंज की जरूरत नहीं होगी, केवल श्वास की जरूरत होगी। इसमें क्या होगा? इसमें केवल नाद या गूंज की आवश्यकता हो, इसमें विशेष श्वास की जरूरत नहीं होती है। तो हम इसको एक बहुत ही सरल तरीके से अगर पढ़ें तो हम देखिए एक अपना दाहिना हाथ बनाते हैं यहाँ पर, और इन्हीं में विभिन्न प्रकार के ये देखिए हाथ बन गया, दाहिना हाथ बन गया। कांग्रेस का आदमी ना मानना मुझे, ना मैं कांग्रेस का आदमी, न मैं भाजपा का आदमी, न मैं सपा का आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अघोष पहले दो उंगलियों को, जिसका नाम ये अंगुष्ठ है, ये कौन सा है?
अंगुष्ठ है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है और ये कनिष्ठिका है। तो इस प्रकार से इन दोनों अंगुष्ठ को और तर्जनी को देखते हुए इनको नाम दे देते हैं हम लोग अघोष, और बाकी यहां से यहां तक क्या नाम दे देते हैं इनका, सघोष या घोष नाम दे देते हैं। अब इनमें वर्णों को भरना शुरू करते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें लिखते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। देखिए कितना बेहतर तरीके से हम लोग हाथ के माध्यम से सभी को अलग अलग तरीके से देख पा रहे हैं। सिर्फ लिखते चलना है, आपको पता चल जाए कौन सा घोष है कौन सा अघोष है। अघोष वर्ण का, चा, टा, ता, पा और खा, छा, ठा, था, फा। और ये वर्गों के तरीके गा, जा, डा, दा, बा, घा, झा, ढा, धा, भा, अंगा, इया, ड़ा, ना और मा, ये सघोष या घोष वर्ण है। इसी प्रकार से अगर इनमें देखा जाए तो तीनों जो सा हैं, तीनों सा को अगर देखा जाए, तीनों सा का मतलब समझ रहे हैं, सा, सा और सा, ये तीनों सा, ये भी क्या है, अघोष हैं। फिर उसके बाद में देखा जाए तो हा शेष बचा इसमें से, और क्या बचा, या, रा, ला और वा। ये सभी किस में आ जाएंगे, घोष या सघोष में, सघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये घोष और अघोष का टॉपिक हो गया कि अघोष व्यंजन कौन से हैं और सघोष व्यंजन कौन से। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें हम लोग समझ सकते हैं, या आप इसको शार्ट में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे लिखा जाए अघोष कौन कौन से हैं, तो अघोष में लिखना चाहें तो वर्गों के प्रथमाक्षर, वर्गों के प्रथमाक्षर को एक और द्वितीय अक्षर और तीनों सा, शा, शा और सा, ये क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, घोष, या इसी का नाम क्या है, सघोष है। तो अब बचा क्या, तो वर्गों के तीसरे, फिर उसके बाद में चौथे, फिर उसके बाद में पांचवें, और क्या बचा, हा, या, रा, ला और वा, ये सभी क्या हो जाएंगे, घोष या सघोष। वर्गों के 3, 4, 5 का मतलब समझ रहे हैं, वर्गों के तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर और पंचमाक्षर। तृतीय अक्षर में गाजा, डा, दा, बा, घाजा, ढा, धा, भा, अंगा, हिया, ड़ा, ना, मा। तो इस प्रकार से तृतीय, चतुर्थ और पंचमाक्षर हो जाएंगे। और अगर इस दृष्टिकोण से और देखा जाए तो सभी स्वर, यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा, सभी स्वर सघोष होते हैं, सघोष होते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। स्वरों के विषय में से पूछा जाए, वैसे स्वरों का प्रयत्न जो है ये कोई प्रयत्न नहीं होता है सघोष का, लेकिन फिर भी कभी अगर पूछे तो सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। कभी कभी संख्यात्मक अगर सवाल पूछे अघोष कितने होंगे, अघोष व्यंजन कितने हैं, तो 5, 5, 10, 3, 13, और घोष व्यंजन कितने हो गए, तो 5, 5, 10, 5, 15, और 15 और 5 कितने हो गए, 20। और इनको आप जोड़ेंगे भी तो 20 और 13 कितने हो जाते हैं, 33। 33 व्यंजन ही होते हैं। इस प्रकार से ये हमारा प्रकार हुआ एक घोष के आधार पर। और अब इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए।
फिर उसके बाद में हम लोग अगला प्रकार पढ़ते हैं। अगला प्रकार है, ये देखिए अगला प्रकार हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो अगला जो प्रकार है वो प्राण के आधार पर, प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी प्राण के आधार पर व्यंजन किस प्रकार से होते हैं इनको पढ़ लेते हैं। तो प्राण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। प्राण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में क्या है, इसमें कम श्वास की जरूरत होती, कम श्वास की जरूरत होती है। अच्छा, कम श्वास की जरूरत होगी तभी तो अल्प लिखा गया, अल्प माने थोड़ा होता है। और महाप्राण इसमें क्या हो जाएगा, अधिक श्वास की जरूरत होती है। ये पहला हो गया। इसे हम लिख सकते हैं हम लोग कि जो है तंत्रियां मतलब जो ये हमारे जो स्वर है, स्वर ये है आपका कंठ है, इसके आसपास का क्षेत्र तंत्रिका है। तो तंत्रियां झंकृत नहीं होती, झंकृत नहीं होती। अब इसमें लिख लें तंत्रियां झंकृत होती हैं। तंत्रियां क्या होती हैं? झंकृत होती हैं। अब हम देख लेते हैं अल्प प्राण कैसे हैं, महाप्राण कैसे हैं। इसमें भी हम दाहिना हाथ बनाते हैं, अपना दाहिना हाथ एक बार फिर से बनाते हैं। उसमें फिर ये देखिए, आप लोग बहुत अच्छा बना लेते होंगे हाथ, हम तो इसमें बनाने के बाद भी नहीं अच्छा बना पाते हैं, क्योंकि हमको आर्ट आती नहीं थी। हमसे हमेशा जो है सिर्फ एकट फूल बनता था, वो राष्ट्रीय पुष्प जो होता है आपका, आर्ट के दृष्टिकोण से हम कमजोर थे, इसलिए जो है आर्ट हमसे बनता नहीं। हमसे जितना बनता है वो बना देते हैं। आप बहुत बेहतरीन तरीके से भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो अल्प प्राण महाप्राण में एक एक करके इसको कर देंगे, अल्प प्राण है ये, और इसको कर देंगे महाप्राण है, और इसके बाद में ये भी क्या है, अल्प प्राण है, और ये क्या है, महाप्राण है, ये भी क्या है, अल्प प्राण है। और इस प्रकार से हम इनमें भी एक एक वर्णों को भरते चले जाएंगे, बहुत ही आसानी से हम देख पाएंगे। अल्प प्राण महाप्राण भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो आप देखिएगा इसमें एक एक वर्ण भरते, ये हो गया का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। ये देखिए आप इन उंगलियों को देखते चलिए। अल्प प्राण में काचा टा ता पा, काचा टा ता पा, महाप्राण में खाचा टा ता फा, अल्प प्राण में गाजा डा दा बा, महाप्राण में घाजा डा दा भा, और अल्प प्राण में अंगा इया डा ना और माँ, ये आ गए। उसके बाद में अगर देखा जाए तो यावा राला जितने भी हैं वो सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं
या, रा, ला और वा। यारा, लावा, ये जितने भी हैं एक किसके अंतर्गत आते हैं? अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। और हमारे जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं जिनको कहते हैं सा, सा और हा, ये किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम जैसे हाथ की उंगलियां इनको ले लिया, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। तो अब गिनते जाना। का, तो का के नीचे काचा टा तपा, और का मतलब का के नीचे सारे वर्ण आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें, इस प्रकार से आ जाएंगे। और इसी प्रकार से अगर इसको एक लाइन में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे इस दृष्टिकोण से देखें तो अल्प प्राण कौन कौन से हैं? अल्प प्राण कौन कौन से हैं? तो वर्गों के देख लिए, ये प्रथमाक्षर हो गए, वर्गों के प्रथमाक्षर। फिर उसके बाद में कौन सा है? वर्गों के द्वितीयाक्षर, क्षम्यताम, वर्गों के तृतीयाक्षर, वर्गों के पंचमाक्षर। तो वर्गों के प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर और पंचमाक्षर तथा अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ को क्या नाम दिया जाता है? यारा, लावा, यारा, ला और वा। ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर देखा जाए महाप्राण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो 1, 3, 5 तो हो गए, तो वर्गों के 2 ही वर्ग बचे। तो वर्गों के द्वितीयाक्षर, वर्गों के चतुर्थाक्षर, और कौन से बचे? ऊष्म व्यंजन। और कौन से? तथा ऊष्म माने सा और हा, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से अगर इनका संख्यात्मक प्रश्न पूछा जाए तो 5, 5, 10, 5, 3, 15 और 4, 19 अल्प प्राण हो गए, और 5, 5, 10, 4, 14 महाप्राण हो गए। ठीक है ना? अब आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है। अब आपसे कभी गलती नहीं होगी। इससे हमेशा सवाल अघोष सघोष से अल्प प्राण महाप्राण से हमेशा सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। फिर उसके बाद में हम देखें, अगर स्वरों की बात करें तो ये भी लिख लीजिएगा नोट करके, नोट, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो निश्चित रूप से आपके समझ में जरूर आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आपका संपूर्ण समाधान उसका किया जाएगा। कहीं भी कोई चीज छूटेगी नहीं, ना आप किसी भी टॉपिक से भटकेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक देखते हैं। तो आप निश्चित ही इसको समझ पाए होंगे। अगला टॉपिक है कुछ विशिष्ट वर्ण है जिनके विशेष नाम कई बार पूछ लिया जाता है आपसे परीक्षाओं में, उनको भी देख लेते हैं। विशिष्ट वर्ण कौन से हैं? विशिष्ट वर्ण कौन कौन से हैं? तो आप देखे होंगे, इसको कई बार बताया, डा और ढा। इसका कई नाम है, उन सभी नामों की हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसी का नाम है, इसमें जो लगा बताई दी, नुक्ता लगा हुआ। क्या लगा? नुक्ता। फारसी भाषा का, ये हिंदी भाषा के, हिंदी और फारसी दो भाषा के शब्द हैं। इसी प्रकार से इसका नाम हो जाता है उत्क्षिप्त, और नाम है उत्सृप्य, और इसी का नाम है द्विगुण, इसी का नाम है संकर, मतलब इन्हीं दोनों का नाम है संकर वर्ण, इन्हीं का नाम है
नवीन वर्ण, संकर वर्ण, नवीन वर्ण, द्विज वर्ण, जिनका 2 बार जन्म हो, द्विज वर्ण, इन्हीं का नाम है ताड़न जात वर्ण, उच्छिप्त, उत्सिप, द्विगुण, संकर, द्विज, ताड़न जात, और इन्हीं का नाम है आधुनिक वर्ण। क्या नाम है? आधुनिक वर्ण। इतने सारे नाम हैं डा और ढा के, इनमें से कोई नाम आपके परीक्षा में पूछ सकता है, तो ये सब नाम इन्हीं का है। उच्छिप्त, उत्सृप, द्विगुण, संकर, नवीन, द्विज, ताड़नजात वर्ण, आधुनिक वर्ण के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद में हम एक वर्ण और है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहां पर हा है, हा को भी बहुत विशेष प्रकार से जाना जाता है, इसलिए हा गण एक हा तो ऊष्म है, ऊष्म व्यंजन है, ये जानते ही हैं। ऊष्म के साथ साथ क्या है? संघर्षी भी है, और इसी का एक और नाम है ऊष्म संघर्षी भी है। अभी हमने इसके पहले देखा, ऊष्म संघर्षी भी है के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम लोगों ने देखा यहां पर, देखिए ये महाप्राण है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले कि महाप्राण में कौन कौन सा आता है। इसके साथ साथ इसको देखा जाए तो ये कंठ वर्ण भी है, कंठ से बोला जाता है, उच्चारण स्थान इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा? कंठ वर्ण हो जाएगा। उसके बाद में अगर और देखा जाए तो ये स्वर यंत्री भी इसको कहते हैं, स्वर यंत्री। कोई भी गाना संगीत सुना जाए तो हा, इसको स्वर यंत्री बोला जाता है कि स्वर का क्या है? एक प्रकार से यंत्र है। इसके बाद देखा जाए, इसी का एक नाम है काकल्य या काकल वर्ण। इसी का क्या नाम है? काकल या काकल वर्ण भी नाम है इसी का। इसके बाद में अगर देखा जाए तो उस दृष्टिकोण से, घोष और अघोष के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये सघोष, सघोष या घोष। तो इस प्रकार से हा के इतने सारे नाम है, डा और ढा के भी इतने सारे नाम है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके पश्चात में हम लोग अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, या कौन से वर्ण कैसे उच्चरित होते हैं, कौन कंठ से, कौन तालु से, कौन मूर्धा से, ये सब सारी चीजों की जानकारी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और लोगों को भी शेयर कर दीजिए। ऑनलाइन क्लारा क्लासेस आपके लिए प्रतिबद्ध है, आपको घर बैठे सारी क्लासेस उपलब्ध कराएगी। इसके लिए आप बहुत सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं, इसलिए हर व्यक्ति तक सही और परिशुद्ध जानकारी निश्चित रूप से पहुंचे। आपका भी भला हो और लोगों का भी भला हो, यही दुनिया में है, और कुछ तो कर नहीं सकते। विशेषतः वर्तमान स्थिति में किसी के घर तो जा नहीं सकते, तो घर बैठे किसी के मोबाइल में फॉरवर्ड तो कर सकते हैं, शेयर तो कर सकते हैं ना। तो ऑनलाइन क्लारा क्लासेस वनडे एग्जामिनेशन को आप सब्सक्राइब करिए, ये प्ले स्टोर में भी उपलब्ध है, और इसको शेयर करिए भी सारे लोगों पर। तो बहुत सारे लोगों तक जब जाएगा तो शायद कहीं कोई खामियां नजर आती हैं तो हमको बताएंगे, तो हम उनको निश्चित रूप से दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।